हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शिक्षा दीक्षा। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी आज की वीडियो। आज की जो हमारी वीडियो है गाइज, इसमें आप पेट के क्वेश्चन देखने वाले हो। मोस्ट अवेटेड वीडियो है। बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे थे कि मैम जल्दी से हमारे पेट की वीडियो लाइए और हमें पेट का सिलेबस बताइए कैसा क्या है। तो वैसे देखिए, पेट का सिलेबस वैसे आप लोगों को सभी को पता होगा, पर यहाँ पे जो आज मैं वीडियो लाई हूँ ये आपके पेट के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, यानी कि पिछले ईयर में जो आपके पेट में क्वेश्चन आए थे वही मैंने यहाँ पे रखे हैं। तो यहाँ पे हम कुछ थोड़े क्वेश्चन रखे हैं मैंने, जिनसे हम समझेंगे कि किस टाइप का पैटर्न आता है आपके पेट एग्जाम में। तो गाइज, आप लोगों को क्या करना है, अगर आप चैनल पर नए हो तो पहले चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो, और अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो जल्दी से फॉलो कर लो गाइज, ठीक है। तो आज की जो हमारी वीडियो है इसमें ये देखिए लिखा हुआ है, ये प्रश्न जो पूछे जाएंगे, ये प्रश्न जो पूछे गए थे, ठीक है, और ऐसे ही प्रश्न आपके पूछे जाएंगे, ठीक है, बिल्कुल इसी तरीके के। तो देखते हैं हम लोग कि कौन से क्वेश्चंस हैं। तो देखिए, पहले क्वेश्चन को हम देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, भारत में शासन करने वाले दिए गए शासकों का काल क्रमानुसार सही क्रम क्या है। तो यहाँ पे इनकी एक आप समझ लीजिए कि ऑर्डर पूछा गया है कि किस तरीके से काल क्रम के अनुसार यहाँ पे शासक जो हैं पूछे गए हैं, ठीक। अब आप देख सकते हो यहाँ पे 4 शासक आपके दिए गए हैं, उसके बाद उनका ऑर्डर दिया गया है। तो पहला शासक जो है वो लिखा है शेरशाह सूरी, दूसरा है अकबर, तीसरा है अलाउद्दीन खिलजी और चौथे हैं इल्तुतमिश, ठीक है। तो यहाँ पे आपके 4 शासक हैं और उसी में आपको सिलेक्ट करना है। तो गाइस, पहले शासक की अगर हम बात करें तो दिल्ली सल्तनत पर राज्य किसका था, गुलाम वंश का, ठीक है। तो कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद उसका एक लड़का थोड़े दिन के लिए, और उसके बाद जो है उसका गुलाम इल्तुतमिश राजा बना था, और इल्तुतमिश के बाद उसकी बेटी रजिया सुल्तान। तो इस तरीके से ये चला था। तो ये गुलाम वंश बोला जाता है, और इल्तुतमिश को जो था वो इलबारी वंश से था, इलबारी वंश का तुर्क था, और ये गुलाम था कुतुबुद्दीन ऐबक का, ठीक है। एक तरीके से गुलाम ही था, आप बिल्कुल गुलाम ही समझ सकते हो। कुतुबुद्दीन ऐबक भी जो था वो भी गुलाम था गाइस, ठीक है। तो आप लोगों को पता ही होगा किसका गुलाम था, मोहम्मद गोरी का गुलाम था। तो कुतुबुद्दीन ऐबक और उसके बाद इल्तुतमिश। तो इस तरीके से ये पूरी जो डायनेस्टी चली है ये पूरी स्लेव डायनेस्टी बोली जाती है, क्योंकि इसके जो संस्थापक रहे, उसके बाद जो आगे के रहे उनके दामाद, वो दोनों गुलाम ही थे, मान लीजिए किसी ना किसी के। तो इस वजह से स्लेव डायनेस्टी बोली जाती है, गुलाम वंश बोला जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारे पास पहला आंसर जो हमें दिख रहा है, मतलब जो पहला ऑप्शन दिख रहा है वो इल्तुतमिश दिख रहा है। हालांकि ये संस्थापक नहीं थे, लेकिन यहाँ पे गुलाम वंश का सिर्फ एक ही राजा दिख रहा है जो कि है इल्तुतमिश। कुतुबुद्दीन ऐबक होता तो हम इल्तुतमिश को ना लगाते। ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी, ठीक है। तो यहाँ पे इल्तुतमिश जो है हमारा वो फर्स्ट हो जाएगा, ठीक है। वो क्या हो जाएगा गाइस, फर्स्ट हो जाएगा पहला, ठीक है। नंबर लिख लेते हैं। उसके बाद इल्तुतमिश के बाद जो है, यानी कि हमारे गुलाम वंश के बाद अगर हम देखें इसमें, तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है शेरशाह सूरी, अकबर और अलाउद्दीन खिलजी। तो यानी कि अगर गुलाम वंश के बाद देखें तो बाई ऑर्डर वैसे खिलजी वंश आता है, क्योंकि बाकी ये दोनों बाद में आते हैं। तो खिलजी वंश आता है, तो अलाउद्दीन खिलजी जो हो जाएगा ये हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। अलाउद्दीन खिलजी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा गाइस, ठीक है। यानी कि ये दूसरा हमारा हो जाएगा, ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी ये बिल्कुल क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो खिलजी वाला तो आपने देखा ही है, पद्मावत मूवी देखी है, ठीक है। तो उसके बारे में मुझे बताने की ज़रूरत ही नहीं है। तो पहला इल्तुतमिश, दूसरा अलाउद्दीन खिलजी। और अगर हम बात करें यहाँ पे शेरशाह सूरी और अकबर के बीच में, तो शेरशाह सूरी जो है वो अफगान वंश से रिलेटेड है, तो शेरशाह सूरी यहाँ पे थर्ड हो जाएंगे। और उसके बाद मुगलों में क्या हो जाएंगे, मुगलों के अकबर हो जाएंगे, ठीक। तो इसमें कुछ बताने की गाइस ज़रूरत ही नहीं थी, पूरा आंसर सामने रखा है, ठीक है। तो आपका यहाँ पे आप देख सकते हो किस तरीके से आपके ऑप्शन बनेंगे 1 2 3 4, यानी कि चौथे नंबर पे जो है वो आपका फर्स्ट आएगा, ठीक है। उसके बाद थर्ड वाला जो है वो सेकंड बनेगा, और फर्स्ट वाला थर्ड है और सेकंड वाला फोर्थ है। यानी कि जो आपका राइट आंसर है वो बी ऑप्शन है, ठीक है। बी ऑप्शन देखिए बिल्कुल करेक्ट हो रहा है, ठीक। तो ये है हमारा आज का पहला क्वेश्चन, ठीक। अब क्वेश्चन मैंने कहाँ से एक्सट्रैक्ट किए हैं गाइस, क्वेश्चन मैंने इस बुक से एक्सट्रैक्ट किए हैं, जो कि UPSSC की SD पब्लिकेशन की स्पेशली डिज़ाइन बुक है फॉर पेट एग्जाम। तो यहाँ पे ये जो आपकी है ये पेट एग्जाम के लिए ही गाइस डिज़ाइन की गई है। कंप्लीट स्टडी पैकेज इसमें 2000 प्लस क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे, और 2021 का सॉल्व पेपर जिससे मैंने यहाँ पे क्वेश्चंस रखे हैं, और साथ में 500 क्वेश्चंस होंगे।
तो ये आपके लिए कंप्लीट स्टडी पैकेज है गाइस। डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है, वहाँ से आप मेरा कूपन कोड ईशा10 यूज़ करके आप ये बुक जो है ऑर्डर कर सकते हो, और जल्दी से ऑर्डर कर लो। मैं इस बुक से काफ़ी सारी चीज़ें आपको कराऊंगी, और इस बुक में बहुत सारी चीज़ें वन लाइनर करके कवर की गई, तो बेस्ट बुक है गाइस, जल्दी से ऑर्डर कर लेना, ठीक है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लिखा हुआ है निम्न में से कौन से संत शिवाजी के समकालीन थे? कौन से संत शिवाजी के समकालीन संत थे? तो ऑप्शन में देखिए लिखा हुआ है तुकाराम, चैतन्य महाप्रभु, और इसके बाद लिखा हुआ है नामदेव, और फिर है शंकराचार्य, ठीक है। तो यहाँ पे आपके 4 संत दिए गए हैं। पूछा जा रहा है शिवाजी के समकालीन कौन थे? तो शिवाजी के समकालीन संत की अगर हम बात करें तो शिवाजी के समकालीन संत थे तुकाराम। कौन से थे? तुकाराम थे, तुकाराम थे, ठीक है। कौन थे? तुकाराम थे। इनको मराठी कबीर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मराठी कबीर भी कहा जाता है। इन्होंने अभंगों की रचना की थी जो आज भी मराठा इतिहास में बहुत ही ज़्यादा पूजनीय हैं। वो अभंग जो हैं वो आज भी मराठा साहित्य में बहुत ज़्यादा पूजनीय हैं। इन्हें क्या कहा जाता है? मराठी कबीर कहा जाता है। इनका जन्म भी वहीं हुआ था, ठीक है। और ये देख लीजिए, याद कर लीजिएगा, तुकाराम नाम अच्छे से याद रख लीजिएगा। ये शिवाजी के समकालीन थे। समकालीन का क्या मतलब होता है? यानी कि जिस टाइम शिवाजी थे उसी टाइम पे ये भी थे, तुकाराम संत थे, ठीक है। तो इन्हें मराठी कबीर भी कहा जाता है। इनके अभंग जो है वो बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हैं, ठीक। चलिए अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ, यहाँ पे जो ऑप्शन एक शंकराचार्य है उनके बारे में बता दूँ। शंकराचार्य जी के बारे में तो बताने की मुझे कोई भी ज़रूरत नहीं है, पर इन्होंने 4 धामों को जो है एक तरीके से जोड़ दिया था। 4 धामों की स्थापना की थी, 4 मठों की स्थापना की थी कह सकते हैं। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ज़रूर याद कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए भाई बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चरक संहिता संबंधित है, किससे संबंधित है पूछ रहा है। अब यहाँ पे देख लीजिए, अगर हम बात करें चरक संहिता, ठीक है, तो नाम से ही समझ में आ गया ये किससे संबंधित है? चरक से संबंधित है। तो चरक जो थे वो किससे संबंधित थे? चिकित्सा से संबंधित थे। हमारे 2 जो है, जब देखिए ऋषि मुनियों की बात आती है तो हम 2 लोगों पे, यानी अपने प्राचीन इतिहास पे, अपने प्राचीन जो है स्कॉलर्स कह सकते हैं, उन पर बहुत हम लोग गर्व महसूस करते हैं। हमारे ऋषि मुनि जो थे, हमारे जो चिकित्सक, बहुत सारे ऐसे लोग थे। तो उनमें से चरक और सुश्रुत 2 लोगों का नाम आता है जिन पे हमें आज भी फक्र है, क्योंकि सुश्रुत जिन्हें ओवरऑल कहा जाता है कि पूरे वर्ल्ड का पहला सर्जन माना जाता है, उन्होंने पहली सर्जरी की थी। तो ये अपने आप में बहुत गर्व की बात है हम इंडियंस के लिए। तो सुश्रुत जिनको मतलब पहला सर्जरी का जनक, और चरक इनको कहा जाता है कि इनका एक एपिक लेवल का कहते हैं कि इनके पास ज्ञान था किसका? पूरी चिकित्सा का, एक तरीके से कह सकते हैं आयुर्वेद का, बहुत सारी चीज़ों का इनको बहुत ही ज़्यादा अच्छा ज्ञान था। वैसे जो आयुर्वेद के हमारे मतलब एक तरीके से जनक बोलिए या बोलिए कि इंडिया में तो खैर भगवान ही माने जाते हैं, आयुर्वेद के भगवान माने जाते हैं धन्वंतरी जी, है ना। तो कहते हैं उनका आशीर्वाद प्राप्त। तो बहुत सारी चीज़ें, मतलब ये तो मिथ, जो भी बोल लीजिए, मिथ्स बोल लीजिए या कहानी कह लीजिए, जो भी बातें मान ले, लेकिन ये चिकित्सा के बहुत बड़े जनक बोल सकते हो आप इनको, ठीक है। तो चरक संहिता की रचना किसके द्वारा की गई थी? चरक के द्वारा की गई थी। अब यहाँ आपसे एक क्वेश्चन और पूछता है, चरक किसके दरबार में थे? किसके दरबारी वैद्य थे? या इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो चरक किसके दरबार में थे? कुषाण शासक कनिष्क के दरबार में। कनिष्क, राजा कनिष्क का नाम आपने बहुत सुना होगा, जो कि कुषाण वंश के शासक थे। इनके दरबार के चिकित्सक थे कौन? चरक। ओके, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई बढ़ो। इनमें से किसे भारत के ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से जाना जाता है? वैसे ग्रेट ग्रैंड ओल्ड मैन भी बोला जाता है, ग्रैंड ओल्ड मैन भी बोला जाता है। तो हमारे सभी के प्यारे फारसी दादा भाई नौरोजी जी को, किसको? दादा भाई नौरोजी जी को। ये पारसी समुदाय से आते थे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए टिक लगा देते हैं, दादा भाई, एक मिनट, एक मिनट गाइस, कभी कभी क्या होता है ना कि हाँ, दादा भाई नौरोजी, ठीक है।
दादा भाई नौरोजी जो है वो हमारा एकदम राइट आंसर हो जाएगा। दादा भाई नौरोजी के लिए बहुत सारी क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं, ठीक है। पूछते धन निष्कासन का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? दादा भाई नौरोजी के द्वारा दिया गया था। एक बुक आती है जो बहुत ज़्यादा पूछी जाती है, पूछते हैं वो पुअर्टी एंड द अनब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया, वो किसके द्वारा लिखी गई थी? तो वो लिखी गई थी दादा भाई नौरोजी के द्वारा। धन निष्कासन का सिद्धांत किसके द्वारा? दादा भाई नौरोजी के द्वारा, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन जो है वो दादा भाई नौरोजी से बहुत ज़्यादा बनते हैं और ये हमारे जो हिस्ट्री के बहुत ही ज़्यादा रिस्पेक्टेड ओल्ड मैन है, इसीलिए इन्हें ग्रांड ओल्ड मैन की उपाधि दी गई है, ठीक। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एंड हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1915-16 में किसके नेतृत्व में 2 होम रूल लीग शुरू हुई? 2 होम रूल लीगों की बात की गई है, किसके नेतृत्व में 2 होम रूल लीग शुरू हुई? तो आप सभी लोगों को पता होगा, नहीं पता है तो मैं बता दूं, एनी बेसेंट और लोकमान्य तिलक। लोकमान्य इनकी उपाधि थी, ठीक है, गंगाधर तिलक नाम था तो लोकमान्य उपाधि मिली थी। तो एनी बेसेंट और लोकमान्य तिलक इनके नेतृत्व में 2 होम रूल लीगों की स्थापना हुई थी, ठीक है। लोकमान्य तिलक ने जो है वो पहले किया था, वो कहाँ किया था? बेलगाम में, जो कि पुणे में, ठीक है। और उसके बाद एनी बेसेंट के द्वारा किया गया था। एनी बेसेंट का जो ऑफिस था, पूछता है हेडक्वार्टर या ऑफिस पूछता है कहाँ पे था? मद्रास में था, ठीक है। चलिए तो इन्होंने एनी बेसेंट और लोकमान्य तिलक वाला, यानी कि ऑप्शन ए जो है हमारा वो राइट हो जाएगा। मैं टिक नहीं लगा रही हूँ, डायरेक्ट बता दे रही हूँ। अब यहाँ से देखिए कह रहे निम्न का मिलान करें, तो आपको इसको मिला, हाँ इसमें क्या है क्वेश्चन, देखिए इसमें थोड़ा सा मिसप्रिंट है, टाइपिंग मिस्टेक है गाइज। ये क्वेश्चन मैं आपको जो है मैं यहाँ पे सही करके लिख देती हूँ, यहाँ थोड़ा सा गलत लिख गया है। अब देखिए यहाँ पे ये जो है ये थोड़ा सा गलत है, इसको ऑप्शन सी एंड डी मैं यहाँ पे आपके लिए लिख देती हूँ। और मिलान के लिए कुछ है नहीं तो हम लोग डायरेक्ट ही समझ लेंगे, ठीक है। यहाँ पे लिख देते हैं आर्य समाज और सत्यशोधक समाज। ठीक गाइस, तो यहाँ पे आपके पास 4 ऑप्शन हो गए, 4 ऑप्शन हो गए। ब्रह्म समाज, उसके बाद आपका लिखा है रामकृष्ण मिशन, फिर तीसरा है आपके पास आर्य समाज और चौथा है सत्यशोधक समाज। अब मैं आपको बता दूं कि इनके संस्थापक किसे कहा जाता है। बस क्या है, यहाँ पे संस्थापक नहीं दिए, उन्हीं से मिलान कराना था तो वो थोड़ा सा टाइप नहीं हो पाया, थोड़ा सा गलत टाइप हो गया है, तो उसके लिए आई एम सॉरी। तो ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय के द्वारा की गई थी। राम मोहन राय को बहुत सारी चीज़ों का एक तरीके से नहीं कहते हैं कि इन्हें भारत में विधवा पुनर्विवाह की एक तरीके से इन्होंने बहुत ज़्यादा मतलब रोक लगाई, मतलब विधवा पुनर्विवाह का प्रचलन किया था, है ना, और सती प्रथा पे रोक लगाई थी। तो सती प्रथा पे रोक लगाने के लिए एक इनको बहुत बड़ा श्रेय जाता है और विधवा पुनर्विवाह को प्रेरित करने के लिए राजा राम मोहन राय के लिए बहुत बड़ा श्रेय जाता है। अब देखिए आपके लिए एक क्वेश्चन है गाइस, तो राम मोहन राय को राजा की उपाधि जो है, राजा की उपाधि ये किसके द्वारा दी गई थी, ये आपको मुझे बताना है, ठीक है, किसके द्वारा राजा की उपाधि दी गई थी। तो यहाँ पे देखिए ब्रह्म समाज के संस्थापक किसे कहा जाएगा? राजा राम मोहन राय को, ठीक है, राजा राम मोहन राय। बंगाली स्कॉलर थे, ठीक है। उसके बाद रामकृष्ण मिशन के संस्थापक कौन थे भाई? स्वामी विवेकानंद थे। अपने गुरु रामकृष्ण परमहंस के नाम पे इन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी, स्वामी विवेकानंद, ठीक है। उसके बाद देखिए फिर आता है हमारा आर्य समाज। आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? स्वामी दयानंद सरस्वती जी, दयानंद सरस्वती जी। और सत्यशोधक समाज के ज्योतिबा राव फुले, ठीक है, ज्योतिबा राव फुले, ये सत्यशोधक समाज के, और आर्य समाज के दयानंद सरस्वती जी।
तो दयानंद सरस्वती जो है ये आर्य समाज के संस्थापक थे। वेदों की ओर लौटो नारा भी देने वाले दयानंद सरस्वती जी थे। हमारे आज के बहुत ऐसे गुरुकुल हैं और बहुत ही ऐसे प्रसिद्ध कॉलेज हैं, जैसे कि दयानंद वैदिक एंग्लो कॉलेज, यहाँ पे DAV बहुत ज़्यादा फेमस है, DBS है। तो इस तरह के कॉलेजेस हैं जिनका मतलब एक तरीके से खोलने का श्रेय तो नहीं कह सकते, लेकिन वो उन्हीं के नाम से आगे चलते आ रहे हैं, ठीक है। तो एक तरीके उन्होंने ही मार्गदर्शन दिया, उन्होंने ही जो है आर्य समाज की स्थापना की। आज बहुत सारे आर्य हैं जो अपने आप को बहुत ही अच्छे से मतलब रिप्रेजेंट करते हैं लोगों के सामने और वेदों को सबसे आगे रखते हैं, ठीक है। सभी ग्रंथों में, सभी चीज़ों में वो वेदों को ही सबसे आगे रखते हैं। तो वेदों की ओर लौटो जो नारा है वो दयानंद सरस्वती जी के द्वारा दिया गया था, ठीक है। और जो ये सत्य शोधक समाज है इसके ज्योतिबा राव फूले थे, ठीक। तो यहाँ हम लोगों ने देख लिया। इसी को क्या था, मैचिंग करानी थी, तो ऑप्शन वहाँ सही से दिए नहीं गए थे गाइस, ठीक है। चलिए, करो या मरो का नारा किसने दिया था? करो या मरो का नारा गांधी जी के द्वारा दिया गया था। और मैं फिर से दे रही हूँ कि गाइस अच्छे से पढ़ाई करो, ठीक है। करो या मरो अपने ऊपर आप अप्लाई करो, ताकि आपकी जो जॉब है इस बार ज़रूर लग जाए। अगर आप ये अप्लाई कर लोगे तो ज़रूर लग जाएगी, ठीक है। मैं नहीं कह रही जॉब ना लगे तो मरो, यहाँ पे वो मरो वाला सेंस नहीं है। इतना पढ़ो, ठीक है। करो या मरो मतलब हो ही जाए, बस एक तरीके से ये समझ लीजिए, ठीक है। ये नहीं करना है कि अगर नहीं हुआ तो आप कहो कि मैम ने कहा था करो या तो मरो, ऐसा कुछ भी नहीं गाइस, ठीक है। तो करो या मरो का नारा किसने दिया था? सरदार पटेल, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस या महात्मा गांधी? तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? महात्मा गांधी हो जाएगा गाइस, ठीक है। महात्मा गांधी हो जाएगा। एक मिनट, यहाँ पे क्या है, मुझे बार बार पेन सेलेक्ट करना पड़ रहा है क्योंकि ये PPT में नहीं है, PDF है। तो महात्मा गांधी जो है वो हमारा राइट हो जाएगा, ठीक है। महात्मा गांधी वाला हमारा राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। सलालपन बिजली परियोजना किस नदी पर स्थित है? सलालपन बिजली परियोजना किस नदी पर स्थित है? दरअसल में बिजली परियोजनाएं होती हैं, ये कैसी होती हैं? नदियों से बिजली बनाई जाती हैं, ठीक है। तो ये पूछ रहा है किस नदी पे ये परियोजना बनी है सलालपन? तो ये चिनाब नदी पर बनी है। किस पे बनी है गाइस? चिनाब नदी पर बनी है, ठीक है। चिनाब नदी पर। कहाँ पे बनी है? चिनाब नदी पर बनी है, ठीक है। चिनाब नदी पर बनी है। चलिए नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। राजस्थान में खेतड़ी परियोजना किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? राजस्थान में खेतड़ी परियोजना जो है वो किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो खेतड़ी परियोजना तांबे के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। कौन से मेटल के प्रोडक्शन के लिए? तो तांबे के लिए, ठीक है। तांबे के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। इसके अलावा भाई राजस्थान देख लीजिए, एक तरीके से समझ लीजिए कि बिल्कुल मतलब वैसे तो भारत का हर एक प्रदेश ही अपने आप में मतलब उसकी इतनी वैल्यू है कि हम कह नहीं सकते। मतलब हर एक नहीं, जैसे होता है कि इंसान के हर एक अंग उसके लिए कितने इंपॉर्टेंट होते हैं, तो वैसे ही है राजस्थान जो है वो काफ़ी चीज़ों की दृष्टि से बहुत ज़्यादा, जैसे खनिजों की दृष्टि से हो गया, कुछ मतलब मेटल्स की दृष्टि से कह दीजिए, और साथ में आपके पत्थर वगैरह जो हैं जैसे ग्रेफाइट हो गए, ग्रेनाइट हो गए, ये सारे मतलब जो आपके संगमरमर जो जिसको हम बोलते हैं, ठीक है, ग्रेफाइट, तो उन सब के लिए भी बहुत मतलब समझ लीजिए कि फेमस अगर हम कहें तो वो हमारा राजस्थान है, ठीक है। चलिए तो यहाँ हमारा सी ऑप्शन तांबा सही हो जाएगा, ठीक है। मैं टिक नहीं लगा रही हूँ, सी ऑप्शन तांबा सही हो जाएगा। ये हमारा लास्ट है आज का, ठीक। तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है गाइज? असम में स्थित है काजीरंगा राष्ट्रीय। 4 ऑप्शन थे, मध्य प्रदेश, असम, पश्चिम बंगाल और केरल। तो 4 ऑप्शन थे, उसमें से हमारा राइट क्या हो जाएगा? असम। 1 हॉर्न राइनो यानी कि एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। एक सींग वाला गैंडा जो है वो आपके असम के काजीरंगा नेशनल पार्क में पाया जाता है, इसी के लिए फेमस है ये, ठीक है। बाकी तो सारे ही पक्षी हैं, मतलब पक्षी और जंतु, लेकिन स्पेशली ये जो है
वन हॉर्न राइनो के लिए बहुत फेमस है और है कहाँ पे, असम में है। यानी आपको मैंने यहाँ ये क्वेश्चन इसलिए लेके करवाए ताकि आपको समझ में आएगा इसकी राष्ट्रीय उद्यानों से क्वेश्चन पूछे गए, बिजली परियोजनाओं से, नदियों से यानी क्वेश्चन आपके पूछे गए, बहुत सारी जो हिस्ट्री भी आपने देखा किस तरीके की आई। तो पेट एग्जाम आपका कोई बहुत हुआ नहीं है गाइस कि बहुत उसको आप सोचो कि बिल्कुल मतलब बहुत ज़्यादा टफ है और एकदम हलवा भी नहीं है कि खा लोगे। तो बस इसको अगर आप मतलब डेडिकेशन से इतने टाइम, जितना टाइम आपका है, अगर इतने टाइम में अगर आप अच्छे से तैयारी कर लेते हो तो आपका पेट जो है वो क्लियर हो जाएगा। उसके लिए आपको टेंशन लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है गाइस। तो आपका पेट अच्छे से हो जाए इसके लिए मैं भी कोशिश करूँगी। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ताकि लोग जो है पसंद करें और मैं और ज़्यादा एनर्जी के साथ और भी वीडियोज़ आप लोगों के लिए पेट की लेके आऊँ। और जाते जाते मैं फिर से बता दूँ, इसका लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो ये बुक ज़रूर ले लेना गाइज। इससे आपकी काफ़ी चीज़ें जो हैं अच्छे से कवर हो जाएंगी क्योंकि टाइम बहुत कम है। और अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना मत भूलना गाइज। मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, सीखते रहिए शिक्षा दीक्षा के साथ।